Hello guys, welcome back to Standard Studies. I hope you all are doing good. I know you all were eagerly waiting for this video. Actually guys, due to some unavoidable reasons, I was not able to record lectures consistently. But don't worry, in next few days, you will get a lot of content regarding your academics. So guys, let's start this video. And this video is going to be for class 10th student. And in this video, we'll cover the chapter 2, acid, bases and salts. So बच्चों, in previous video we had discussed about the properties of acids, properties of bases and also their reactions with each other, like reactions of acids, reactions of bases, and also some other important topics. So in this video we are going to start our chapter from neutralization reaction. So guys, you can see that neutralization reaction of acid with a base is called as neutralization reaction. बच्चों, आपको पता होगा न्यूट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है. न्यूट्रल यानी कि ना तो वो एसिड हो ना ही वो बेस हो. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जब भी हम एसिड और साथ में बेस को रिएक्ट कराएंगे तो उसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, इट शुड नॉट बी नाइदर बेस नॉर बेस एसिडिक. मतलब कि वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा जब भी हम किसी भी एक एसिड को और बेस को एक साथ रिएक्ट कराते हैं. तो ये इसका एग्जांपल हो गया, एक एसिड है, एक बेस है और साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनता है एक सॉल्ट और साथ में वाटर. नेक्स्ट टॉपिक है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन. बच्चों, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में मैंने बताया था कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में. एक्वस सॉल्यूशन भी आपको समझाया था मैंने, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में होता है. तो बच्चों, एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं यानी कि किसी भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फर्स्ट देखेंगे हम एसिड का, तो एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की मौजूदगी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन रिलीज करता है, वो H+ आयंस. H+ आयंस कांट एग्जिस्ट अलोन. जो H+ आयंस होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते अलोन, उनके साथ कुछ ना कुछ और चीज मिक्स होती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो H3O पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं. ध्यान रखना आप सभी कि H3O पॉजिटिव हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस को. और इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि H+ साथ में H2O, यानी कि जब एसिड जो रिलीज कर रहा है यानी कि H+ आयंस को रिलीज कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ. तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं. और ये है एसिड HCl और साथ में H2O, और ये रिएक्शन होती है फाइनली. ये मिलता है हमें हाइड्रोनियम आयंस और जो Cl होता है जिसके नेगेटिव आयंस है वो रिलीज हो जाते हैं साथ में. तो समझ आ गया होगा आपको ये दोनों. ये तब की रिएक्शन है जब वाटर किसी भी एसिड में, यानी कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट है बच्चों, जब बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि जब बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH- आयंस रिलीज होते हैं जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं. ये देख सकते हैं आप, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो अ बेस. जब इस बेस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोडियम का आयन रिलीज होगा और साथ में OH के आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन. ऐसे ही सेम MgOH, इट इज ऑल्सो अ बेस. इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिलीज होता है, Mg2 पॉजिटिव और साथ में 2OH, ये हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम के पॉजिटिव आयंस है. बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. आपने पहले पढ़ लिया होगा कि जो बेसेस होते हैं उनको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो जरूरी नहीं कि सभी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं यानी कि सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, उनको कहते हैं हम एल्कली. एल्कली के मैंने आपको एग्जांपल्स पहले लिखवाए हुए हैं. NaOH उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एल्कली का. बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. हाउ कैन वी चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, आपको मैंने इंडिकेटर के बारे में बता दिया था कि इंडिकेटर इज एनी सब्सटेंस विच वी यूज टू चेक द एनी सब्सटेंस विच इज एसिडिक और बेसिक. हम उसको यूज करते हैं पता करने के लिए कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेसिक है. इंडिकेटर का काम ही होता है इंडिकेट करना. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, ये एक सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. मतलब कि बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलकर इस मिक्सचर को बनाते हैं, यानी कि एक इंडिकेटर को बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं. इसमें क्या होता है, एक स्केल होती है, एक स्केल जैसी चीज होती है जिसमें बहुत से कलर्स मेंशन होते हैं, जिसमें रेड कलर से लेकर डार्क पर्पल कलर तक या वॉयलेट कलर कह सकते हो आप उसको, उसमें मेंशन किया जाता है इसको. एक ये स्केल होती है, उस स्केल में ही हम चेक करते हैं कि किस नंबर पर कौन सा सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा. इट मीन्स कि अगर 1 से लेके 14 तक की कोई स्केल है उसमें मेजरमेंट के लिए, तो 1 पे जो चीजें होती है वो हाईली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और 14 पे जो चीजें होती है वो हाईली बेसिक चीजें होती है. जैसे कि अब
देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंसंट्रेशन दिखाता है, किसकी? H+ आयंस की। और बच्चों पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर ही होता है, इसलिए पीएच स्केल भी यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। जो पीएच स्केल है बच्चों, पीएच स्केल में जो P होता है, P को हम बोलते हैं पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है पावर। तो हमें ये क्या शो करता है? पीएच स्केल से हमें ये पता चलता है कि हाउ मच पावरफुल अ सब्सटेंस इज, यानी कि कौन सा सब्सटेंस कितना पावरफुल होगा इन टर्म ऑफ एसिडिक और बेसिक। इफ pH इज इक्वल टू 7, मैंने आपको बताया वो जो स्केल होती है 1 से 14 के बीच लाई करती है, तो जो pH वैल्यू होगी 7 पे, ठीक है, अगर उस स्केल पे हम 7 की बात करेंगे तो 7 पे सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 है तो इट मींस कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। इफ pH इज लेस देन 7, अगर हम बात करें कि 7 से कम है pH वैल्यू, तो इट मींस कि वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। और pH वैल्यू इज मोर देन 7, इफ द pH वैल्यू इज मोर देन 7 देन द सब्सटेंस विल बी बेसिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है बच्चों, और ये लाई करता है 1 से 14 के बीच, और 1 पे हाईली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और 14 पे हाईली बेसिक सब्सटेंस होते हैं। तो 7 पे ये स्केल बिल्कुल न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और 7 से अगर हम कम की बात करेंगे तो वो एसिडिक होगा, और 7 से अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। बच्चों अभी हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि पीएच स्केल से हम क्या पता कर सकते हैं और पीएच स्केल के क्या क्या यूजेस होते हैं। पीएच स्केल बच्चों, पीएच की जो वैल्यू होती है वो हर सब्सटेंस की कुछ ना कुछ होती है। हम चाहे दूध का पीएच चेक करना चाहे या फिर वाटर का पीएच चेक करें, हर चीज की अपनी एक अलग पीएच वैल्यू होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें, 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि पीएच ऑफ सॉइल, पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच इन टूथ डीके। सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है जो खेती करने के काम आती है, उसके लिए कौन सी पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी पीएच नेसेसरी होती है अच्छे ग्रोथ के लिए। तो बच्चों इसकी जो पीएच की वैल्यू होगी 6.5 टू 7, यानी कि हम कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। जो सॉइल होगा ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स, जो खेती करने के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन होगी, और जो अच्छी जमीन की पीएच वैल्यू होगी, अगर हम बात करें ग्रोथ के टर्म्स में, तो 6.5 से 7 तक की पीएच वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू काफी कम होती है। आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। और ऑफकोर्स ही बात है बच्चों, HCl काफी हाईली कह सकते हैं एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड ही है ये अपने आप में एक, और एसिड है तो इसकी पीएच वैल्यू अपने आप ही बहुत कम होती है। तो जो हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है वो HCl होता है, जिस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू वो होती है 1.5 टू 4, 1.5 से लेकर 4 तक, यानी कि तुम आप इसको ये कह सकते हो कि एक एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चों पीएच इन टूथ डीके। टूथ डीके यानी कि हमारे जो दांत खराब होते हैं उसमें कौन सी पीएच की वैल्यू होती है, यानी कि दांत खराब कब होते हैं? जब हमारे दांत की पीएच की वैल्यू 5.5 से नीचे आ जाती है, तब हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें दिन में प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, प्रतिदिन हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेसिक सब्सटेंस होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं जो कि जो एसिडिक सब्सटेंस है उसको वहां से रिमूव करते हैं। इसलिए बच्चों इस चीज का ध्यान देना कि अगर किसी के टूथ के पीएच की वैल्यू 5.5 और बिलो देन 5.5 है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसका टूथ डीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दांत जल्दी से खराब हो जाएंगे। इसलिए रोज दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, एक बार सुबह एक बार रात को, ताकि आपके दांतों की पीएच की वैल्यू वो ठीक ठाक बनी रहे और वो खराब ना हो। सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। और आपको सॉल्ट पता होगा किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो सॉल्ट ही होता है। एसिड और बेस की जब एक साथ रिएक्शन कराई जाती है तब सॉल्ट का निर्माण होता है। तो बच्चों सॉल्ट की डेफिनेशन आप देख लें, अ सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड अ कैटायन ऑफ अ बेस। एसिड के एनायन और बेस के कैटायन का कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट। और ये सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बच्चों। Salts are usually prepared by the neutralization reaction of an acid and a base। यही अभी आपको बताया था मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, उसका मैन्युफैक्चर करता है। और बच्चों ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कॉमन सॉल्ट NaCl को कहते हैं, जो हम अपने जनरली घर में जो नमक का यूज करते हैं वो यही नमक होता है, इसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और बच्चों इनमें से, इस कॉमन सॉल्ट में से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इन सभी के हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले बात हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। और इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखें कि NaOH को बनाया कैसे जाता है, तो बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा हमें इसमें वाटर में मिक्स करना पड़ता है। जब इसको मिलाते हैं उसके बाद जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है, और इस प्रोडक्ट में NaOH साथ में क्लोरीन की गैस रिलीज होती है और साथ में हाइड्रोजन की गैस भी रिलीज होती है। और बच्चों इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में आप देखो H2 हाइड्रोजन जो गैस के रूप में है उसका यूज हम करते हैं फ्यूल्स में और मार्जरीन में। मार्जरीन क्या होता है बच्चों, जनरली ये बटर का एक सब्स्टिट्यूट है। आपने बटर जरूर यूज किया होगा कभी ना कभी, बटर के जैसा ही होता है ये, लेकिन बटर का एक सब्स्टिट्यूट मानते हैं, बटर नहीं है लेकिन बटर के जैसा एक सब्सटेंस होता है। इसका भी यूज मार्केट में काफी ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा बच्चों क्लोरीन का यूज करते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट में, पानी को साफ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके अलावा HCl है क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं या स्टील की बनी हुई चीजें होती है उसको साफ करने के लिए HCl का यूज करते हैं। उसके अलावा इसका मेडिसिन में यूज है, और इसके पहले भी आपको मैंने बताया था HCl के बहुत सारे अलग अलग यूजेस भी होते हैं। HCl हमारे स्टमक में भी होता है और इसका यूज होता है डाइजेशन करना, डाइजेशन में हेल्प करना, और जो बैक्टीरिया वायरसेस इन्फेक्शन ये सारी चीजें हो जाती है हमारे स्टमक में उसको भी किल करने का काम ये HCl करता है। NaOH ये जनरली यूज किया जाता है सोप्स में, आपको पता ही होगा NaOH एक खुद में एक बेस है और इसका यूज करते हैं हम सोप्स में, साबुन में होता है ये। सेकंड सॉल्ट है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन गैस और साथ में CaOH होल ट्वाइस, जो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये स्लेक्ड लाइम से रिलेटेड है। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। जब इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन गैस के साथ तो प्रोडक्ट मिलता है हमें CaOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में रिलीज होती है वाटर। और बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के आप अगर यूजेस देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां होता है, कॉटन को ब्लीच करने में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। एंड थर्ड पॉइंट इज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है उसमें जो इन्फेक्शियस वायरसेस होते हैं या इन्फेक्शियस चीजें होती है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, जो पानी को खराब कर सकती है जो चीजें, उनको भी खत्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बच्चों ये पहले दो सॉल्ट थे, सबसे पहला हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड इज ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना बच्चों, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन अगर आप देखें तो NaCl, इसमें भी कॉमन सॉल्ट की हेल्प चाहिए हमें। कॉमन सॉल्ट के साथ जब हम वाटर को मिक्स करते हैं H2O, फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन NH3 मींस अमोनिया। अमोनिया को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में NaHCO3 जो कि होता है बेकिंग सोडा। NaHCO3 को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों जब इसको हीट किया जाता है कुकिंग के टाइम पे तो ये NaHCO3 हीट होने के बाद कुछ चीजों में और डिवाइड हो जाता है, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में H2O रिलीज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का हम यूज कहां करते हैं, एक तो इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बच्चों बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है सिमिलर पर फिर भी अलग अलग है, दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं चीजों को क्रिस्पी बनाने के लिए। जनरली हम पकोड़े वगैरह जब बनाते हैं तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है चीजों को फुलाने के लिए। लाइक जब केक वगैरह बनाते हैं तब हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, और बेकिंग सोडा का हम जनरली पकोड़े वगैरह में यूज करते हैं ताकि वो क्रिस्पी बने। बच्चों नेक्स्ट है एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, जो ऐसी चीजें होती है, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमें एसिडिटी को खत्म करते हैं, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। थर्ड है यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र आपने जरूर सुना होगा जो आग बुझाने के काम आती है, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो बच्चों ये तीन यूजेस थे बेकिंग सोडा के, और इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट विच इज मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसको हम हिंदी में धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, समझ आ गया होगा इसका फॉर्मूला। इसकी प्रिपरेशन मेथड भी आप देख लें, Na2CO3 यानी कि वही सोडियम कार्बोनेट को जब हम ऐड करते हैं 10H2O के साथ तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और बच्चों इसके यूजेस अगर हम देखें तो पहला यूजेस इसका इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसका भी यूज हम इंडस्ट्रीज में ज्यादा करते हैं। सेकंड क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो कपड़े वगैरह धोने हो या फिर किसी चीज को फ्लोर वगैरह साफ करना हो तो भी हम वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो कठोरता होती है, जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस मिटाने के लिए या हार्डनेस को हटाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो सॉल्ट का ही है। हमने 4 सॉल्ट डिस्कस कर लिया अभी तक। नेक्स्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों लास्ट सॉल्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस,
जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, और ये एक व्हाइट पाउडर होता है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पीओपी जरूर देखा होगा, इसको यूज होते हुए भी देखा होगा, कभी ना कभी आपने जरूर फील भी किया होगा टच करके या छू कर पीओपी को। बच्चों एक व्हाइट पाउडर होता है ये, और इसको जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये चेंज हो जाता है जिप्सम में। ये थोड़े पाउडर फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं। तो होता पीओपी ही है वो, लेकिन जब उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है तो जनरली बच्चों जो पीओपी होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसमें पानी मिक्स कर देते हैं तो वो ठोस ठोस जैसा पदार्थ बन जाता है, कठोर पदार्थ बन जाता है, जिसको हम सॉलिड कह सकते हैं, और उसी को कहा जाता है जिप्सम। तो बच्चों ये जिप्सम बनने की प्रोसेस लिखी हुई है, ये है हमारे पास पीओपी। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये जो चीज बनती है CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम। और बच्चों इसके यूजेस क्या होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ 3-4 यूजेस लिखे हुए। एक तो सबसे पहले ये डॉक्टर्स के जहां यानी हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए या कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर जो यूज करते हैं वो पीओपी होता है। सेकंड है बच्चों इसका यूज टॉयज बनाने के लिए या फिर डेकोरेटिव मटेरियल जो सजाने का सामान होता है उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और थर्ड है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस स्मूथ यानी कि जो दीवारों में जब पेंट वगैरह होता है या फिर मकान बन रहे होते हैं उस टाइम पे भी पीओपी का यूज किया जाता है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, दीवारों को स्मूथ करने के लिए। तो बच्चों ये पीओपी था, पीओपी के हमने यूजेस पढ़ लिए हैं, इसका फॉर्मूला देख लिया है। अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, वो समझते हैं फटाफट से। बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, हमें इसमें किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला दिया होता है और एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि आपके पास ये फॉर्मूला देखो एक बार, CuSO4 5H2O, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ऑफ कोर्स सी बात, अगर 5 लगा H2O के साथ तो 5 मॉलिक्यूल्स है, तो इट मींस कि दिस फॉर्मूला हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस फॉर्मूले के साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कहलाएगा इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि 5। इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, CaSO4 2H2O हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस फॉर्मूले में आप देखोगे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 है, तो इट मींस कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा इस फॉर्मूले में? 2 होगा। तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो सॉल्ट का कोई भी फॉर्मूला होता है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का कोई भी एक फॉर्मूला, उसके एक यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिससे इसमें 5 थे, इसमें 2 थे, तो इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो गाइज ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया तो आप इस चैप्टर को दोबारा से देख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। उसमें हम एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड देन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बच्चों इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग गाइस, थैंक यू।